अब यहाँ ये बताना गैर वाजिब नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के सदस्य 11 हैं, ये तो पूर्व में बता दिया गया। ये 11 लोगों में कुछ आरक्षित क्षेत्र हैं और कुछ अनारक्षित हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर, ये 4 क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 4। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 1 क्षेत्र आरक्षित, और अनुसूचित जाति के लिए जो 1 क्षेत्र आरक्षित है वह है जांजगीर चांपा। कुल सीटें हो गई 5। बची 6 सीटें जो हैं वह अनारक्षित हैं, और वे 6 सीटें कौन सी हैं? बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कोरबा। सरगुजा और रायगढ़ और कांकेर, बस्तर में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर इनकी बहुलता है। तो जनसंख्या की बहुलता के आधार पर आरक्षण या आरक्षित क्षेत्र तय होते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लोकसभा के सदस्यों की संख्या और उसका विवरण आपके सामने। ये बात याद रखेंगे कि ये आरक्षण जो है, ये आरक्षित क्षेत्र जो हैं या आरक्षण जो है वह उम्मीदवारी के लिए है, मतदान के लिए नहीं है। मतदान के लिए आरक्षण नहीं है कि इस क्षेत्र से केवल इसी वर्ग के लोग मतदान करेंगे, नहीं, इस क्षेत्र से केवल इसी वर्ग के लोग उम्मीदवारी कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति जानने के बाद थोड़ा भारत की स्थिति पर एक नज़र डालें, और आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी संख्या आपको दिख रही है। आप पाएंगे कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में 80। बहुत बड़ी संख्या। ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बहुत बड़े राज्य हैं, और आकार में तो बड़े हैं ही, इसके अलावा जनसंख्या में भी बहुत बड़े हैं। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये स्वयं में लगभग 150 सीटें का निपटारा करते हैं, और इसीलिए भारतीय लोकसभा के चुनाव में इन राज्यों के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ और जनता सबकी नज़र इन क्षेत्रों के चुनाव परिणामों पर लगी रहती है। पश्चिमी बंगाल में भी आप देखिए तो 42 हैं और तमिलनाडु में 39 हैं। तो इस प्रकार ये क्षेत्र लोकसभा सीट बहुल क्षेत्र हैं, और 80 नंबर के साथ, 80 की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों से बहुत आगे है। 80 के बाद, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद जो अगला नंबर आता है वह है महाराष्ट्र का, जहां 48 सीटें हैं। अंतर आप समझ सकते हैं, और इसलिए आप उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम इतनी उत्सुकता से क्यों देखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम इतने डिबेटेबल, विवादास्पद क्यों रहते हैं, उसका एक कारण ये है क्योंकि वहाँ की 80 सीटें दलों के बहुमत को बढ़ाने में और गिराने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये तो हुई बड़े राज्यों की बात, जहाँ की सीटें ज़्यादा हैं। अब आप दूसरा जो कॉलम देख रहे हैं, इसमें आप देखिए तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ 1 या 2 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 है, अरुणाचल प्रदेश 2, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर आदि आदि, और इस प्रकार कुल मिलाकर 543 सीटें होती हैं। इनमें संघ शासित क्षेत्र भी आते हैं। 543 सीटों में संघ शासित क्षेत्र, अर्थात
यूनियन टेरिटरी। यहाँ की भी संख्या को आप देखेंगे तो कमोबेश बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या है। केवल दिल्ली को देखें तो दिल्ली में लगभग 7 सीटें हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, संघ शासित क्षेत्र का क्या अर्थ है? यूनियन टेरिटरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसका क्या अर्थ है? और इस सूची में देखिए किन क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी कहा गया है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, द्वीप लक्षद्वीप आदि आदि। तो ऐसे 7 क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हैं और 29 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। संघ शासित प्रदेश का क्या अर्थ है? संघ शासित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो अपने विशिष्ट कारणों से केंद्र सरकार के अधीन में रहता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं। वहाँ कोई राज्य सरकारें नहीं रहती। दिल्ली एक अपवाद है, उसको छोड़ दें तो बाकी किसी भी संघ शासित क्षेत्र की अपनी सरकार नहीं है। इस सूची में आप देखिए, दिल्ली को छोड़कर जो देश की राजधानी होने के नाते थोड़ी अपवाद है, बाकी 6 क्षेत्रों में उसकी अपनी सरकारें नहीं हैं और ना ही ये क्षेत्र किसी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये 6 क्षेत्र संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए इन्हें संघ शासित क्षेत्र कहते हैं, इन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। दिल्ली एक अपवाद, क्योंकि वो देश की राजधानी है, एक विशेष स्थान है उसका, इसलिए दिल्ली की अपनी विधानसभा भी है। जबकि बाकी 6 यूनियन टेरिटरी की कोई सरकार नहीं है, तो स्वाभाविक है उसकी अपनी विधानसभा नहीं है। दिल्ली की अपनी विधानसभा है, दिल्ली की अपनी राज्य सरकार है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है। ये उसकी खासियत है जो आपको याद रखना होगा। और दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है, उसकी अपनी राज्य सरकार भी है जिसका नेतृत्व, जिसमें सत्ता दल आम आदमी पार्टी है, उसकी अपनी विधानसभा है और उसकी लोकसभा की सीटों की संख्या भी आप देखिए सभी यूनियन टेरिटरी की तुलना में सबसे ज़्यादा है, 7। अन्य 6 यूनियन टेरिटरी की कुल संख्या जितनी है लोकसभा की, उससे भी ज़्यादा इसकी है। बाकी सभी क्षेत्रों को 1-1 सीट मिली है लोकसभा की, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें, दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें इसलिए क्योंकि दिल्ली की विशाल जनसंख्या उसे एक खास स्थान देती है हमारे देश के नक्शे में, भूगोल में, और इसीलिए उसकी अपनी विधानसभा भी है और वह केंद्र शासित भी है। राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन 2, आखिर ऐसा क्यों? ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का चयन क्यों? भारत में 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, बल्कि उससे ज़्यादा। 1600 के आसपास, सन 1600 के आसपास वो भारत आए और उसके बाद 1947 तक उन्होंने शासन किया। तो 300 वर्षों से ज़्यादा के काल में अच्छी संख्या अंग्रेज़ों की भारत में रही। बहुत से लोग इसमें भारत में ही बस गए, भारत में ही परिवार बनाया,
भारत में ही विवाह किया, और ऐसी स्थिति में उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए ये लोग एंग्लो इंडियन कहलाए, जिसमें इंडियन मदर्स और ब्रिटिश फादर्स हों या वाइस वर्सा। ऐसे लोगों को समाज में उचित स्थान देने के लिए, और विशेषकर तब जब भारत ने अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का एक ये लिया था निर्णय कि यद्यपि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन तो किया है, भारत को निचोड़ा है, भारत को गुलाम रखा है, लेकिन सबके बावजूद हम अंग्रेज़ों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेंगे। उसी मित्रतापूर्ण संबंध के तहत भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना, और उसी मित्रतापूर्ण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत में लोकसभा में इनके लिए 2 सीटें आरक्षित की गई, और उनका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। इस प्रकार आप देखेंगे कुल सीटों की संख्या हो जाती है 545, जिसमें से 2 नामित हैं और शेष 543 चयनित हैं। और जो इस पूरी सूची के जो खास बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, और कुछ अन्य राज्यों के बारे में जो जहाँ पर लोकसभा की बहुत बड़ी संख्या में सीटें हैं, कुछ राज्यों की जहाँ 1 या 2 सीटें हैं, और कुछ यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्रों की, और इन्हें संघ शासित क्यों कहते हैं। यदि मैं आरक्षण की दृष्टि से बात करूं तो लोकसभा में जो सदस्य हैं उसमें सामान्य सीटों की संख्या है 412। जैसे छत्तीसगढ़ में सामान्य सीटों की संख्या है 5, ऐसे यहाँ पर सामान्य सीटों की संख्या है 412। अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 84, और उस 84 में 4 छत्तीसगढ़ में हैं, और अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या है 84, और अनुसूचित जाति की छत्तीसगढ़ में 1 सीट है। जबकि अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या है देश में 47, सीटों की संख्या 47, वो 47 में छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 4 है। आंग्ल भारतीय 2, एंग्लो इंडियन 2, तो इस प्रकार 412, फिर 84, फिर 47 और 2, कुल योग आता है 545। तो हर दृष्टि से अब आप समझ गए होंगे कि इन 545 सीटों का विभाजन किस ढंग से किया गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के वितरण के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया था कि राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्य मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ को 11 सदस्य मिले, और जनसंख्या ही निर्वाचन क्षेत्र की साइज का आधार होता है, और प्रयास ये रहता है कि पूरे देश में सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या मोटे मोटे समान रहे। वर्तमान में जो जनसंख्या का आधार है वह 1991 के आंकड़े हैं। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। इसके पहले हर दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य निर्धारित होते थे, और ये कार्य बाकायदा 84वें संविधान संशोधन से किया गया ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज़्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये कोशिश रहती है हर राज्य की कि हमारे यहाँ से ज़्यादा लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, और इस खींचतान का बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, उससे रोकने के लिए 84वें संवैधानिक संशोधन में कुछ प्रावधान किया गया जो बड़ा स्पष्ट है। लोकसभा के ढांचे को समझने के बाद अब हम आते हैं लोकसभा की शक्ति और कार्य पर।
लोकसभा की क्या शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में यदि मैं बड़ी सरल भाषा में बोलूं तो सवाल ये उठता है, लोग लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्यों इतने उत्साहित रहते हैं, और लोकसभा सदस्य बनने के मायने क्या हैं, कितनी ताकत आती है लोकसभा सदस्य बनने पर। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ये जो निम्न सदन है लोकसभा, ये लोग वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का। तो पहली ताकत तो वहाँ से आती है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के असली एकमात्र प्रतिनिधि, क्योंकि एक ही प्रतिनिधि एक क्षेत्र से चुना जाता, असली एकमात्र प्रतिनिधि जनता के अपने निर्वाचन क्षेत्र के, यही स्वयं में इनकी बहुत बड़ी ताकत है। संसदीय व्यवस्था का यही सिद्धांत भी है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त हो। कानून निर्माण और प्रशासन, कार्यपालिका पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति जनता के प्रतिनिधियों पर हो। और जनता के प्रतिनिधि वाला सदन कौन सा है? लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, जिसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो ये इसकी दूसरी खासियत है, लोकसभा सदस्य बनने की चाह क्यों लोगों में। भारतीय संविधान में लोकसभा जो है, कहने को तो निम्न सदन है, लेकिन राज्यसभा की तुलना में इसके अधिकार क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। इसे काफ़ी ऊंची स्थिति दी गई है। यद्यपि राज्यसभा कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, संघवाद में उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन लोकतंत्र की यदि बात करें तो लोकसभा को उच्च स्तर पर रखा गया है, यद्यपि उसे निम्न सदन कहा जाता है। तो लोकसभा के कार्यों और शक्तियों को हम विभिन्न शीर्षकों के तहत उसको समझ सकते हैं। तो अब उसके शीर्षकों को हम देखें और उस पर थोड़ा सा विचार करें। सबसे पहला, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों। और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के मायने क्या हैं? कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ, कानून का निर्माण करना संबंधी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार भारतीय संसद जो है वो संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों तथा कुछ विषयों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये 4 श्रेणियां हैं जिस पे वो कानून बना सकती है। पहला संघीय सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा अवशिष्ट सूची और चौथा राज्य सूची के विषय विशेष परिस्थितियों में। अर्थात देखा जाए तो लगभग सभी सूचियों पे कानून बनाने का अधिकार लोकसभा का है। ये उसकी ताकत बताता है। सवाल ये आता है, ये सूचियां क्या हैं? भारत एक संघ है जहां केंद्र में एक सरकार है और राज्यों में सरकारें हैं। एक सरकार केंद्र में और 29 सरकारें 29 राज्यों में, और दिल्ली एक राज्य में जो यूनियन टेरिटरी, वहाँ भी एक सरकार है। तो 30 सरकारें और एक ये 31 सरकारें। सरकारों का दायरा क्या रहेगा? केंद्र सरकार किस मुद्दों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, इसको स्पष्ट रूप से संविधान में परिभाषित कर दिया गया। ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? हो सकता है केंद्र सरकार कानून बनाए और राज्य सरकार उसी विषय पर, उसी बिंदु पर ठीक उल्टा कानून बना बैठे। बहुत टकराव होगा। हो सकता है राज्य सरकार किसी एक क्षेत्र में इतना कर लगाना चाहती है, टैक्स, जबकि केंद्र सरकार उस पर टैक्स
जो लगाना चाहती है उसकी रकम कुछ और है। ऐसी स्थिति में कुल कर कितना लगाया जाए, टैक्स कितना लगाया जाए, ये कैसे निर्धारित होगा? एक रेल चलती है आगरा से, उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश में घुसती है और उसका गंतव्य स्थल है चेन्नई। आगरा से चेन्नई, रास्ते में वो 6-7 राज्यों को पार करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। कल्पना करिए राज्य सरकार के पास रेलवे विभाग का अधिकार है। आगरा से आने वाली ट्रेन को मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश की सीमा पर आप इतने बजे ही घुस सकते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की सीमा पर उस ट्रेन का समय महाराष्ट्र की सरकार तय करे। छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ में घुसने का समय छत्तीसगढ़ की सरकार तय करे। तो क्या ऐसे में ट्रेन सुचारू रूप से चल पाएगी? नहीं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें टकराहट की पूरी संभावना रहती है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। टकराहट ना हो इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि इन बिंदुओं पर केवल केंद्र सरकार बनाएगी। बस केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार नहीं। कुछ बिंदुओं पर केवल केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। ऐसी सूची, ऐसे विभाग, ऐसे विषय जिस पर केवल केंद्र, यूनियन सरकार, यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, वह कहलाती है संघीय सूची, क्योंकि उस पर केवल संघ को कानून बनाने का अधिकार है। संघ अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। ऐसे ही संविधान में यह भी स्पष्ट है कि इन कुछ विषयों पर केवल राज्य कानून बना सकता है, केंद्र उसमें दखल नहीं दे सकता। वे विषय राज्य की सूची में आए हैं और उस सूची को कहते हैं स्टेट लिस्ट। पहली वाली कहलाती है यूनियन लिस्ट, दूसरी सूची कहलाती है स्टेट लिस्ट, जिस पर केवल स्टेट की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, विभिन्न राज्यों की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार की दखल, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, केंद्र सरकार के किसी तरह का आदेश राज्य के लिए बाइंडिंग नहीं है। ये तो हो गया यूनियन लिस्ट और दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसे भी मामले हैं, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर केंद्र अकेले कानून बनाने में सक्षम नहीं हो पाता या राज्य अकेले कानून बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से परामर्श कर, एक दूसरे से विचार विनिमय कर, एक दूसरे से बातचीत करके एक कानून बनाए, एक कानून पर पहुँचे। ऐसे विषयों में जैसे शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य में जब तब तकरार होती थी, पूर्व में शिक्षा केंद्र के हाथ में था और जब भी केंद्र ने शिक्षा के मुद्दे पर कुछ कानून बनाया तो राज्य सरकारों को बहुत आपत्ति हुई। दिक्कत ये थी यदि शिक्षा को राज्य सरकारों को दे दिया जाए तो हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से शिक्षा व्यवस्था बनाएगी, जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? केंद्र बनाती है तो राज्यों को आपत्ति शिक्षा के विषय पर कुछ कानून पर, और उसके बहुत से कारण थे, जायज कारण थे। और राज्यों को यदि ये शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए तो हर राज्य अपनी ढपली, अपना राग गाएगा और शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय अब बहुत विवादास्पद हो जाएगा। बहुत दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, कोर्स की दृष्टि से, परीक्षा शैली की दृष्टि से, परीक्षा के परिणामों की दृष्टि से, आदि आदि। ऐसे मामले जिस पर कोई सहमति, ऐसे मामले जिस पर केवल केंद्र सक्षम ना हो और राज्य को देना उचित ना हो, उसको समवर्ती सूची में लाया गया। तो तीसरी सूची कहलाती समवर्ती सूची, अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट।
देखिए, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विभाग हैं। ऐसे विभाग जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे देखता हो, जिसमें रेलवे है, विदेश विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा विभाग है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, आदि आदि। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मुद्दे हैं? भूमि संबंधी मामले, वन संबंधी मामले, नगरीय प्रशासन के मामले, ये स्टेट की सूची में हैं। और जो तीसरी सूची है समवर्ती, समवर्ती सूची के कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसा मैंने बताया, शिक्षा और कुछ अन्य मुद्दे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं, जिसमें दोनों को समान अधिकार हो, केंद्र और राज्य को। अंग्रेजी में उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। टू कॉन्कर का अर्थ होता है, टू कॉन्कर मतलब टू एग्री। ऐसा विभाग, ऐसी सूची जिसमें दोनों विभाग सहमत हों। टू कॉन्कर मतलब सहमत होना, सहमति देना। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सहमति वाली सूची, और हिंदी में उसे कहते हैं समवर्ती सूची, जिसमें दोनों को समान अधिकार है कानून बनाने का, एक साथ म्यूचुअल परामर्श के आधार पर, म्यूचुअल सहमति के आधार पर। ये हो गई तीसरी सूची। अब एक इसमें और बिंदु है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब 1947-48 में संविधान बनाया, तो विभिन्न विषयों को इन 3 विभागों में, 3 श्रेणियों में बांट दिया: संघीय, राज्य और समवर्ती। लेकिन उनको ये शंका थी और उन्होंने ऐसी संभावना देखी कि आने वाले वर्षों में कुछ नए विषय यदि आते हों, और या इन विषयों की सूची के बाहर कोई इस विषय पर कानून बनाना हो, ऐसी स्थिति में किसको अधिकार होगा कानून बनाने का? ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा स्पष्ट कि ऐसी स्थिति में केंद्र को अधिकार होगा कानून बनाने का। केंद्र तय करेगी कि वह कानून बनाए या राज्य को उसका अधिकार दे या उसे कॉन्करेंट सूची मिले। तो ऐसी सूची जो चौथी सूची है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सबसे पहले अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट, बचे हुए विषयों पर